नमस्कार मित्रों, आज हम बघेल राजवंश के इतिहास के संबंध में चर्चा करेंगे। बघेल राजवंश का ये इतिहास हम कुछ 3-4 भागों में पढ़ेंगे। पहले भाग में हम बघेल राजवंश की स्थापना और उसके आगे के भागों में उसके आगे के घटनाक्रमों का विवरण लिखेंगे। बघेल राजवंश की स्थापना की चर्चा हमने सबसे पहले इसलिए शुरू की क्योंकि बघेल राजवंश की स्थापना सन 1236 में हुई थी और 1236 से लेकर स्वतंत्रता तक सन 1948 तक यह राजवंश कायम रहा। और इस तरह आप पाएंगे कि 700 से ज़्यादा वर्षों तक निरंतर बघेलों ने पूर्वी मध्य प्रदेश के बघेलखंड वाले क्षेत्र में और विंध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में शासन किया। भारत का शायद ही कोई राजवंश होगा जिसने लगातार इतने सारे वर्षों तक शासन किया, और मध्य प्रदेश का तो निश्चित ही कोई राजवंश नहीं है जिसने बघेल राजवंशों के समान लंबे समय तक शासन किया हो। बघेल राजवंश की स्थापना समझने के लिए हमें सबसे पहले भारत के भूगोल और उस 12वीं शताब्दी के राजनीतिक इतिहास को थोड़ा सा समझना आवश्यक होगा। 12वीं शताब्दी से हमारा आशय 1100 वाली शताब्दी से है। 1100 वाली शताब्दी में अर्थात 12वीं शताब्दी में हमें जो जानने योग्य है वो है गुजरात। गुजरात में 12वीं शताब्दी में सोलंकी या पश्चिमी चालुक्यों का शासन था। इसी काल में राजस्थान और दिल्ली के क्षेत्र में चौहानों का शासन था। इसी काल में, जिसे जेजाग मुक्ति या बुंदेलखंड कहते हैं हम, यहां चंदेल वंश का शासन था। और हम जिस क्षेत्र का इतिहास समझना चाह रहे हैं अर्थात पूर्वी मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र को उस जमाने में दाहल क्षेत्र कहते थे। और यहाँ बहुत छोटी छोटी रियासतें थी। कुछ गोंडों की रियासतें थी, कुछ भर राजवंश की रियासतें थी, कुछ चंदेलों की रियासतें थी, कुछ कलचुरियों की रियासतें थी, कुछ सेंगरों की रियासतें थी। मतलब ये पूरा का पूरा एरिया राजनैतिक रूप से एकीकृत नहीं था। अगर हम 12वीं शताब्दी के अंत की ओर जाएं तो 12वीं शताब्दी के अंत में आपको यहाँ पर राजस्थान और दिल्ली के क्षेत्र में पृथ्वीराज चौहान शासन करते हुए दिखाई देंगे। गुजरात में मूलराज द्वितीय और भीम द्वितीय का शासन है और जेजाग भुट्ट में परमार्दी देव चंदेल का शासन है, जिनके 2 सेनापति आल्हा और उदल की कहानियां आपने अवश्य सुनी होंगी। हम बघेल राजवंश की स्थापना के संबंध में एक बार वापस गुजरात पर ध्यान रखिएगा। और ये जो लाल स्पॉट आपको दिखाई दे रहा है, ये लाल स्पॉट अनहिलवाड़ा है। आजकल अनहिलवाड़ा पाटन के नाम से जाना जाता है, जो कि गुजरात का एक जिला है। अनिलवाड़ा पुराना नाम है शहर का, पाटन नया नाम है इस शहर का। ये सोलंकियों की राजधानी 1130 से लेके 1140 तक गुजरात के इस क्षेत्र में कुमारपाल का शासन था। कुमारपाल ने बहुत मुश्किल से बड़े विवाद के बाद सत्ता पाई थी और कुमारपाल के बाद सोलंकियों का शासन थोड़ा थोड़ा कमजोर होता चला गया। राजनीतिक विवाद होते चले गए, उत्तराधिकार की समस्या बनती चली गई, राजा कमजोर होते चले गए। और यदि इतिहास के बारे में आप समझते हैं तो जैसे जैसे राजा कमजोर होता है वैसे वैसे उसके सामंत मजबूत होते चले जाते हैं। 1130 से और 1140 के बीच में जब कुमारपाल का शासन था, तब उन्होंने अपने मौसी के बेटे अर्णोराज को एक छोटा सा गांव पाटन के पास ये जागीर में दिया। इस गांव का नाम था व्याघ्रपल्ली। व्याघ्रपल्ली नाम का गांव आज की तारीख में भी पाटन जिले में बघेला गांव के नाम से अस्तित्व में है। व्याघ्रपल्ली
गांव जब अर्णोराज को मिला तो अर्णोराज के बेटे थे लवण प्रसाद। लवण प्रसाद चूंकि व्याघ्रपल्ली गांव में पैदा हुए थे, इसलिए ये व्याघ्रदेव के नाम से भी जाने गए। अर्णोराज के समय से ही गुजरात में अर्णोराज का शासन सत्ता में आधिपत्य प्रारंभ हो गया था। अर्णोराज के बाद दो प्रसिद्ध राजा होते हैं, मूलराज द्वितीय और भीम द्वितीय। मूलराज द्वितीय और भीम द्वितीय में से किसी एक के समय में, कुछ लोग कहते हैं मूलराज द्वितीय के संबंध में, कुछ लोग कहते हैं कि भीम द्वितीय के समय में, मूलराज द्वितीय और भीम द्वितीय दरअसल आपस में सगे भाई थे। गुजरात में यहां पर सन 1178 में अफगानिस्तान के घूर से मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया। ये बात है सन 1178 की। 1178 में जब ये आक्रमण होता है, उस समय या तो मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय का शासन यहां पर था, और मोहम्मद गौरी सोलंकियों से बहुत बुरी तरह से हारता है और हार करके वापस चला जाता है। ये हार उसकी इतनी भयानक थी कि उसने गुजरात के रास्ते दोबारा प्रवेश करने का प्रयास ही नहीं किया। ये जो विजय मिली थी चालुक्यों को, इस विजय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वीर धवल की थी। वीर धवल जो कि अर्णोराज के पोते और लवण प्रसाद के बेटे थे। वीर धवल के समय तक सोलंकियों की शासन सत्ता में वीर धवल का लगभग कब्जा हो चुका था और वो सोलंकियों के सबसे शक्तिशाली सामंत बन चुके थे। आपको ये भी पता होगा, आपने तराइन के प्रथम और तराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में अवश्य सुना होगा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को परास्त किया और तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त किया और फिर मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत का बघेलों से एक निरंतर संघर्ष का संबंध रहा है, इसलिए दिल्ली सल्तनत और बघेल राजवंश के संबंध में, उनके आपसी संबंध के बारे में हम लोग बीच बीच में चर्चा करते रहेंगे। पृथ्वीराज चौहान की इस हार के पहले पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ महोबा पर आक्रमण किया था, जहाँ परमार्दिदेव चंदेल का शासन था, और परमार्दिदेव चंदेल को हरा करके उन्होंने महोबा पर कब्जा कर लिया। तो चौहानों का शासन यहाँ तक स्थापित हो चुका था, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश का ये क्षेत्र अभी भी खाली चल रहा था। राजनीतिक रूप से यहाँ कोई भी शक्तिशाली आदमी नहीं था। एक बार फिर ध्यान देंगे, लवण प्रसाद के दो बेटे वीसल देव और भीमल देव। जब वीर धवल ने यहाँ की राजनीति पे अपनी पहुंच स्थापित कर दी, तो लवण प्रसाद रिटायर हो गए, जिसको हम लोग कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम में, फिर संन्यास आश्रम में जाना। वीर धवल अपने दोनों बेटों, दोनों पोतों वीसल देव और भीमल देव, वीसल देव बड़ा बेटा है और भीमल देव छोटा बेटा है, तो अपने नातियों के साथ वो प्रयागराज गंगा नहाने के लिए आते हैं। ये देखिए, यहां से लेके ये प्रयागराज है। उस जमाने में ट्रेन नहीं चलती थी, बस नहीं चलती थी, लोग घोड़ों में यात्रा किया करते थे। तो एक घोड़े में छोटी सी टुकड़ी लेकर के कुछ घोड़ों में ये तीनों लोग प्रयागराज स्नान करने के लिए आते हैं। व्याघ्रदेव और उनके दोनों पोते स्नान करते हैं। वापस जाते समय ये लोग यहाँ, ये जो आप लाल स्पॉट देख रहे हैं, ये कालिंजर है। कालिंजर का बहुत प्रसिद्ध और अभेद्य किला। कालिंजर के पास एक छोटा सा और फोर्ट था,
ये मणफा नाम से जाना जाता था। व्याघ्रदेव अपने दोनों पोतों और उन सेवकों के साथ मणफा में रात्रि विश्राम के लिए रुकते हैं। उस समय यहाँ कालिंजर में एक भरवंश के राजा का शासन था। बहुत छोटी सी सत्ता थी उसकी और वो बहुत मजबूत शासक भी नहीं था। भरवंश के उस राजा के अधीन एक छोटी सी और जागीर थी जो गहोरा नाम से जानी जाती थी। बिल्कुल बगल में ये गहोरा। गहोरा में उस राजा का लोधी वंश का एक सामंत था। लोधी वंश का ये सामंत थोड़ा स्वेच्छाचारी था, मजबूत रहा होगा और वो भरवंश के राजा को राजा नहीं मानता था। जब भर राजा व्याघ्रदेव से मिलने के लिए मणफा गए तो बातचीत में उन्होंने अपनी ये समस्या व्याघ्रदेव से बताई। उन्होंने बताया कि ये हमको टैक्स भी नहीं देता है, हमारी आज्ञाओं का पालन भी नहीं करता है। चूंकि वो आए और उन्होंने अपनी समस्या बताई तो क्षत्रिय वंश का पालन करते हुए व्याघ्रदेव ने ये समझा कि वो सहायता मांग रहे हैं और सहायता करना उनका धर्म है। लिहाजा व्याघ्रदेव ने अपने दोनों पोतों, बड़ा पोता वीसलदेव, छोटा पोता भीमदेव, दोनों से भर राजा की सहायता करने के लिए कहा और व्याघ्रदेव स्वयं चित्रकूट तपस्या करने के लिए चले गए। व्याघ्रदेव इसके बाद अब चित्रकूट में ही रहने वाले हैं। व्याघ्रदेव ही बघेल वंश के संस्थापक माने जाते हैं। पर अभी आप देखेंगे कि बघेल वंश की वास्तविक स्थापना व्याघ्रदेव ने नहीं बल्कि उनके दोनों पोतों ने की। ये कहानी खत्म हो जाने के बाद ये दोनों पोते कालिंजर चले जाते हैं। कालिंजर में भर राजा के साथ रहने लगते हैं और फिर गहोरा में वो आंतरिक घुसपैठ के लिए रास्ता ढूंढते हैं। गहोरा में उस लोधी सामंत के एक प्रधानमंत्री थे, तिवारी थे, उनका नाम ज्ञात नहीं है। इन दोनों भाइयों ने तिवारी जी से एक संधि की कि यदि आप गहोरा में कब्जा करने में हमारी सहायता करेंगे तो हम राज्य जीत लेने के बाद आधा राज्य आपको दे देंगे। प्रधानमंत्री, दीवान भी कहलाते थे, प्रधानमंत्री इस संधि पर सहमत हो गए। एक दिन रात में जब लोधी सामंत और उसके सैनिक अंगरक्षक शराब पीकर के मस्त थे, उन्होंने इशारा किया। दोनों भाइयों ने अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ गहोरा पर आक्रमण किया। गहोरा जीत लिया गया और जीत लिए जाने के बाद इन दोनों भाइयों ने आधा राज्य तिवारी जी को ऑफर किया संधि के अनुसार। लेकिन तिवारी जी ने आधा राज्य लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने ये कहा कि वो प्रधानमंत्री के पद पर ही बने रहना चाहते हैं। अपनी वचन का पालन करते हुए इन दोनों भाइयों ने कहा कि तकनीकी तौर पर आप बघेलों के आधे राज्य के सदैव मालिक बने रहेंगे और उन्हें सिंह की उपाधि दी। उनके वंशज आज भी इस क्षेत्र में सिंह तिवारी टाइटल धारण करते हैं और अधरजिया तिवारी कहलाते हैं, अर्थात बघेल राज्य के आधे मालिक आज भी वो तकनीकी तौर पर माने जाते हैं। हालांकि अब राजवंश रह नहीं गए, अब हम भारत गणतंत्र में रह रहे हैं। खैर, अब गहोरा पर इन दोनों भाइयों का कब्जा। गहोरा पर यह कब्जा सन 1236 में हुआ। सन 1236 में ही दिल्ली में रजिया सुल्तान ने सल्तनत की सत्ता संभाली थी। दोनों एक ही साल आ रहे। गहोरा पर कब्जा हो जाने के बाद लवण प्रसाद अर्थात व्याघ्रदेव चित्रकूट में ही रह गए और बघेलों की सिलसिलेवार वंशावली जिस पहली किताब में प्रकाशित हुई, वीर भानुदय काव्यम नाम से वो पुस्तक है, और उस पुस्तक में व्याघ्रदेव को व्याघ्र मुनि कह के संबोधित किया गया है। जाहिर है व्याघ्रदेव ने संन्यास ले लिया और वो चित्रकूट में ही अंतिम समय तक रहे आए। लेकिन बड़े भाई वीसलदेव वापस अपने पिता के पास, वीर धवन के पास गुजरात चले। यहां पहुंचने के बाद
आप देखेंगे सोलंकी वंश के अंतिम शासक हैं त्रिभुवन पाल। त्रिभुवन पाल के बाद बीसल देव ने अनिलवाड़ा की सत्ता पर कब्जा कर लिया। चालुक्यों का शासन समाप्त हो गया और वघेलों का शासन गुजरात में स्थापित हो गया। वाघेला डायनेस्टी के बारे में आपने अवश्य सुना होगा। गुजरात की वाघेला डायनेस्टी, उसके संस्थापक बीसल देव थे। उन्होंने गुजरात में ढोलका नाम के स्थान पर अपनी नई राजधानी स्थापित की, पाटन से, अनिलवाड़ा से अलग। और 1244 से 1304 तक वाघेला राजवंश का गुजरात पर शासन रहा। खिलजियों के आक्रमण के बाद, अलाउद्दीन खिलजी का नाम आपने अवश्य सुना होगा, पिक्चर भी उसकी आई है। अलाउद्दीन खिलजी ने नुसरत शाह उसके सेनापति थे, उन्होंने सन 1304 में अंतिम वाघेला राजा कर्णदेव को हराया। कर्णदेव महाराष्ट्र में देवगिरी में शरण लेने के लिए चले गए। गुजरात से वाघेला डायनेस्टी समाप्त हो गई और गुजरात दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। तो गुजरात में जो वाघेला डायनेस्टी थी वो 1244 से सन 1304 तक ही चली। लेकिन छोटे भाई की, भीमल देव की गहोरा में जो वाघेला डायनेस्टी थी वो 1236 से लेकर भारत की स्वतंत्रता तक निरंतर चलती रही। और इस तरह आप देखेंगे कि दो सगे भाइयों ने भारत के दो क्षेत्रों में वाघेला डायनेस्टी की स्थापना की। बड़े भाई बीसल देव ने गुजरात में वाघेला डायनेस्टी की स्थापना की, छोटे भाई भीमल देव ने गहोरा में वाघेला डायनेस्टी की स्थापना की। इसके आगे के राजनीतिक इतिहास में इसका संक्षिप्त विवरण आपको इस स्लाइड में दिखाई देगा। भीमल देव ने 1236 में जब गहोरा की सत्ता संभाली, उस समय उनकी समकालीन दिल्ली सुल्तान रजिया सुल्तान हुआ करती थी। भीमल देव के पोते थे बुल्लार देव। बुल्लार देव इस वंश के अगले प्रतापी राजा हुए। बुल्लार देव पहले राजा थे बघेलों के जिन्होंने महाराजाधिराज का टाइटल धारण किया और इन्होंने अपनी सत्ता कैमूर पर्वत श्रेणी तक फैलाई। देखिए, ये यहां पर है गहोरा। गहोरा पठार में नहीं है, गहोरा मैदानी क्षेत्र में, गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र में। और गहोरा कोई किला भी नहीं है, गहोरा कोई फोर्ट नहीं है, वो सुरक्षित जगह राजा के लिए नहीं है। लेकिन इसके ऊपर, गंगा यमुना के ऊपर दिल्ली सुल्तान का क्षेत्र था, तो ऊपर की तरफ साम्राज्य विस्तार की संभावनाएं बहुत सीमित थी। इसलिए इन लोगों ने साम्राज्य नीचे की तरफ और थोड़ा पूर्व की ओर बढ़ाना शुरू किया। रीवा जिले के दक्षिण में कैमूर पर्वत श्रेणी चलती है। बुल्लार देव के समय तक बघेलों का शासन कैमूर पर्वत श्रेणी तक चला गया, मतलब पठार तक आ गया। उस जमाने में पठार में चूंकि लाल मिट्टी पाई जाती थी, लाल मिट्टी का रंग ईंट से मिलता जुलता है, ईंट के भट्ठे से मिलता जुलता है, इसलिए ऊपर का पठारी क्षेत्र भट्टा कहलाता था। और अब बघेल गहोरा और भट्टा, अर्थात भट्टा गहोरा के बघेल कहलाने लगे थे। आपको तत्कालीन इतिहासकारों ने जहां कहीं भी उल्लेख किया है, इनको भट्टा गहोरा के बघेलों के नाम से ही, इवन बाबर ने बाबरनामा में भट्टा गहोरा के बघेलों के नाम से इन्हें संबोधित किया है। तो कैमूर पर्वत श्रेणी तक बघेलों की सत्ता बुल्लार देव के समय पहुंच चुकी थी। उनके पोते थे वीरमदेव। वीरमदेव, मतलब इस क्रम से अगर आप देखेंगे तो ये पराक्रम राजाओं का बढ़ता चला जा रहा है और साम्राज्य का विस्तार बढ़ता चला जा रहा है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है दिल्ली सुल्तनत का कमजोर होना। फिरोज शाह तुगलक के बाद भारी राजनीतिक अस्थिरता हुई। तुगलक उसके बाद भी शासन करते रह गए, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के बाद तुगलक सल्तनत डगमगा गई। डगमगाने के कारण उत्तर भारत की राजनीति थोड़ा सा अव्यवस्थित हो गई और छोटे छोटे राजाओं को अपनी सत्ता बढ़ाने का मौका मिल गया। इसी समय जौनपुर में, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में शर्की सुल्तानों की स्थापना हुई।
शर्की वंश की स्थापना हुई, वो अपने आप को शर्की सुल्तान कहते थे। वीरम देव ने 1389 से 1438 तक शासन किया। ये तुगलकों के अंतिम समय, मतलब फिरोज शाह तुगलक के बाद की कहानी है, तुगलकों के अंतिम समय। और एक बीच में सैयद वंश आता है सल्तनत के बारे में अगर आप जानते होंगे तो तुगलक और सैयद के समय वीरम देव का गहोरा में शासन किया। सल्तनत की कमजोरी का फायदा उठा करके वीरम देव ने अपनी सत्ता थोड़ा उत्तर और थोड़ा दक्षिण की ओर बढ़ाई। उन्होंने यमुना गंगा नदी के किनारे तक, यहाँ एक सेहुड़ा नाम का स्थान है, से लेकर के मिर्जापुर को उस जमाने में कंतित कहते थे। मिर्जापुर बघेल राजवंश की सत्ता के अधीन आया करता था और प्रयागराज में गंगा नदी के दक्षिण में बघेल राजाओं की सत्ता थी। तो सेहुड़ा से लेकर के मिर्जापुर तक, और इन्होंने बांधवगढ़ और अमरकंटक तक अपनी सत्ता का विस्तार किया। वीरम देव के समय बांधवगढ़ पर कब्जा होता है। उमरिया जिला, शहडोल जिला, अनूपपुर जिला, काफी कुछ कटनी जिला, रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना, ये जिले मतलब सबसे बड़ा राजनीतिक क्षेत्र आप कह सकते हैं वीरम देव के जमाने में स्थापित हुआ। वीरम देव के समय कुछ और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। वीरम देव ने जौनपुर के शर्की सुल्तानों से मित्रता कर ली, जो कि पड़ोस में ही थे। शर्की सुल्तान दिल्ली पर कब्जा करना चाहते थे, तो दिल्ली के सुल्तानों और शर्की सुल्तानों के बीच सदैव वैमनस्यता बनी रही। शर्की सुल्तानों से मित्रता बघेल राजाओं की दिल्ली सल्तनत से दुश्मनी का कारण बनती है। और अब आप देखेंगे आगे कि सिकंदर लोदी इसी कारण से बघेलखंड पर आक्रमण भी करता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह हुई, ये वो राजवंश है, राजवंश का क्षेत्र है जो वीरम देव के समय स्थापित हो गया था। शर्की सुल्तानों से संघर्ष के परिणाम स्वरूप जो रीवा राज्य की सत्ता है वो कमजोर होगी। सिकंदर लोदी एक बहुत ताकतवर शासक है। वो 3 बार भट्टा गहोरा पर आक्रमण करेगा। एक बार तो बांधवगढ़ तक गया और उसकी पूरी की पूरी सेना जंगल में खो गई। उसने फिर दोबारा आक्रमण किया, बांधवगढ़ तो नहीं जीत पाया, लेकिन उसने राज्य में काफ़ी तहस नहस किया। पर वो कहानी साहब हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अभी तक की हमारी कहानी यहाँ तक गई जहाँ बघेलों की सत्ता सबसे चरमोत्कर्ष पर पहुंची और सबसे बड़े क्षेत्र पर इन्होंने शासन किया। इसके आगे की कहानी, मुगलों से उनके संबंध और लोधियों से उनके संघर्ष की कहानी हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिर मिलेंगे। जय हिंद।